हम लोग बात बंधक के संबंध में कर रहे थे और लगभग बंधक के संबंध में सारी बातें खत्म हो गई। केवल दो नियम बचे, आदेश 34 नियम 14, आदेश 34 नियम 15। तो आदेश 34 नियम 14 कोई विशेष बात कही नहीं रहा, सीधी बात है कि विक्रय इसके लिए आदेश हो गए, क्योंकि अंतिम डिग्री जब पारित होगी बंधक धन के समुदाय हो तो पूर्वबंध की डिग्री हो गई, तब तो कोई बात ही नहीं बची। पूर्वबंध के बाद में अंतिम डिग्री पारित हो गई तो जो बंधक करता है वो मोचन के अधिकार से हमेशा के लिए विवर्जित हो गया। फिर तो समस्या ही खत्म, बात ही खत्म हो गई। मोचन का बाद है और मोचन मिल गया तो भी समस्या खत्म। समस्या तो तब रहेगी जब बंधक धन की अदायगी इसके संबंध में विक्रय की डिग्री पारित की गई। विक्रय की डिग्री पारित की गई मीनिंग देर भाई कि बंधक का नेचर ऐसा था कि उसमें विक्रय की आज्ञप्ति, डिग्री को शुद्ध हिंदी में आज्ञप्ति कहते हैं, तो विक्रय की आज्ञप्ति पारित हुई है इसलिए कि बंधक धन की अदायगी हो। तो विक्रय की आज्ञप्ति जब पारित होगी तो विक्रय की आज्ञप्ति में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जब विक्रय की अंतिम डिग्री पारित होगी तो वो अंतिम डिग्री आदेश देगी कि विक्रय किया जाए। ठीक है, विक्रय किया जाए यह आदेश देगी। और अगर आपको आदेशित किया जा रहा है कि ऐसे किया जाए तो जैसा किए जाने के लिए आदेशित किया जा रहा है वो अपने आप घटित नहीं हो जाएगा, वैसा करना पड़ेगा तभी वैसा होगा। तो केवल विक्रय की आज्ञप्ति इतना कह रही है कि विक्रय ऐसे ऐसे किया जाए और जो विक्रय के आगम आए उन्हें इस प्रकार से समायोजित किया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि विक्रय के जो खर्च हैं सबसे पहले वो निकाले जाएंगे, फिर पूर्वी बंधक अगर कोई है तो उसके बंधकदार को जो कुछ चाहिए वो दिया जाएगा। और अगर पूर्वी बंधक है तो पार्श्विक बंधक जब इस विक्रय की डिग्री प्राप्त करेगा तो पूर्वी बंधकदार का हित ये प्रिवेल करेगा ही। तो अगर कोई पूर्वी बंधक है तो पूर्वी बंधकदार के जो अधिकार है अपने बंधक धन के संबंध में, उसके संबंध में उसके अधिकारों के मुताबिक उसे समुदाय किया जाए, ये एक बात रहेगी। और फिर कुछ बचेगा तो फिर जो पार्श्विक बंधकदार है उसके ब्याज, प्रभार और खर्चे ये दिए जाएंगे। फिर कुछ बचेगा तो पार्श्विक बंधक के अधीन जो मूलधन है वो दिया जाएगा। फिर कुछ बचेगा तो वो विक्रय के आगम में या बंधक प्रतिभूत में हित रखने वाले व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उनके 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 जो हितों का मूल्य होगा बंधक संपत्ति में उसके मुताबिक, अगर एक ही है तो जो बचेगा वो उसे दे दिया जाएगा। लेकिन अंतिम डिग्री आदेश देगी कि विक्रय किया जाए तो विक्रय के लिए अलग से मुकदमा लाना पड़ेगा। सिर्फ इतनी बात आदेश 34 नियम 14 कह रहा है। विक्रय की जो अंतिम डिग्री पारित हुई उसमें सिर्फ इतना कहा है कि विक्रय किया जाए। और हम लोग टीपीए में भी पढ़ते हैं कि सिवाय एक दशा के जब भी बंधक के अधीन विक्रय किया जाना होगा तो वो न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा।
अब हम लोग पीछे देख के आए कि एक अनुतोष आदेश 2 नियम 2 बता रहा था कि एक ही वाद कारण पर एक से अधिक मुकदमे नहीं आएंगे। तो इसलिए आदेश 34 नियम 14 में वो लिख रहा है, कहता है जहां बंधकदार ने बंधक के अधीन उद्भूत होने वाले दावे की तुष्टि में धन के संदाय के लिए डिग्री अभिप्राप्त कर ली है, यानी अंतिम डिग्री बंधक धन के संदाय के लिए बंधकधार ने प्राप्त कर ली है, वहां वह बंधक के प्रवर्तन के लिए विक्रय का वाद संस्थित करके ही बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं। और वह आदेश 2 के नियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा वाद संस्थित कर सकेगा, यानी एक स्पेशल कंसेशन, एक विशेष रियायत ये इस डिग्रीदार, ठीक है, जो ये डिग्रीदार है, जो पूर्व में बंधकदार था, इसके पक्ष में अधिनियमित की गई कि आदेश 2 नियम 2 में किसी बात के होते हुए भी ये इसी वाद कारण के संबंध में, वाद कारण तो एक ही है कि उसके बंधक धन की अदायगी समय पर नहीं की गई, इसी एक वाद कारण के आधार पर वो एक मुकदमा पहले संस्थित कर चुका है। तो अगर ये लाइन न हो कि आदेश 2 नियम 2 में किसी बात के होते हुए भी, तो फिर ये बात कैसे आएगी कि वो ऐसा मुकदमा संस्थित कर सकता है? निर्वचन से आएगी, आएगी तो जरूर, क्योंकि जब आप सबस्टेंटिव लॉ जो इसके संबंध में है, टीपी है, वहां ये लिख के चले हैं कि विक्रय न्यायालय की प्रक्रिया के बिना नहीं होगा, तो फिर अगर ये लाइन यहां न भी हो कि आदेश 2 नियम 2 में किसी बात के होते हुए भी वो ऐसा बात संस्थित करने का अधिकारी होगा, ये न लिखा हो, तब भी कानून का जो निर्वचन है वो तो हार्मोनियस होगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा कि एक कानून अप्रभावी हो जाए और कानून का एक उपबंध ये प्रभावी हो जाए। विधियों का निर्वचन करने की जो विधि है या कानूनों के निर्वचन का जो तरीका है वो तो यही है कि निर्वचन इस प्रकार होना चाहिए कि सभी उपबंध समान रूप से प्रभावी हो जाए। और फिर निर्वचन का एक तरीका यह भी कहता है, ऐसे सोचिए, यहां यह नहीं लिखा है कि आदेश 2 नियम 2 में किसी बात के होते हुए भी वो इस बात को संस्थित करने का अधिकारी होगा, नहीं लिखा है। तो भी आदेश 2 नियम 2 तो पहले आ गया और आदेश 34 नियम 14 उपनियम 1 ये बाद में आ रहा है और सेम लेजिस्लेचर इनेक्ट कर रही है। तो सेम लेजिस्लेचर को मालूम नहीं है कि हम आदेश 2 नियम 2 में ये बात लिख कर आए हैं कि एक ही बात कारण पर एक से अधिक बात संस्थित नहीं किए जाएंगे, और यहां आदेश 34 नियम 14 में हम ये लिख रहे हैं कि वो बंधकदार जिसने बंधक धन की अदायगी के लिए डिग्री अभी प्राप्त कर ली है, वो न्यायालय की सहायता के बिना, न्यायालय में बात संस्थित किए बिना उस प्रतिभूति का, उस बंधक संपत्ति का विक्रय नहीं करा सकेगा। जब हम यहां ये लिख रहे हैं आदेश 2 नियम 2 में लिखे होने के बावजूद, इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेचर विवेक्षित अनुमति तो दे ही रही, अन्यथा तो विरोधी बातें लेजिस्लेचर कैसे कह देगी। इसका मतलब यह है कि आपको मानवीय बुद्धि और विवेक का प्रयोग इस स्थिति में करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि विशेष स्थिति बंधक इसके संबंध में जब उद्भूत हो तो आदेश 34 नियम 14 उपनियम 1 की बात आप लागू करिए, और जब सामान्य स्थितियां हो तो आदेश 2 नियम 2 इसकी बात को लागू करिए। ये मानवीय बुद्धि और विवेक तब भी निर्देशित करेगा, भले ही यहां पर यह बात न लिखी हो कि आदेश 2 नियम 2 में किसी बात के होते हुए ये न लिखा हो, तब भी स्थिति यही रहने वाली है। आपके आम जीवन में भी
दोनों सिद्धांत हैं कि भूलो और माफ करो, और सिद्धांत यह भी कि न कभी भूलेंगे न कभी माफ करेंगे। सिद्धांत दोनों है। तो कौन से सिद्धांत का प्रयोग कब होना चाहिए, ये तो आपको सोचना है कि कौन सी घटनाएं हैं जिनके संबंध में हम भूलो और माफ करो इसकी नीति अपनाएं, और जीवन की कौन सी घटनाएं हैं या इतिहास की कौन सी घटनाएं हैं जिनके संबंध में हम नीति ये अपनाएंगे कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। तो सिद्धांत तो दोनों ही रहते हैं। तो अगर यहां पर ये न भी हो तो भी दोनों सिद्धांत रहेंगे, और बुद्धि और विवेक आपके पास है, प्रयोग करिए, तब भी तो आदेश 14 नियम 1 की बात प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि आदेश 34 नियम 14 उपनियम 1 ये तो बाद में आ रहा, और आदेश 2 नियम 2 ये तो पहले आ रहा। तो आप वहां लिखकर चले, तो जो वहां लिखकर चले तो फिर यहां जब आप ये बात लिख रहे हैं, इसका मतलब ये आप स्पेशल परमिशन इस स्थिति के लिए ग्रांट कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं तब उस दशा में क्या होता, सारा मसला न्यायालय की बुद्धि और विवेक पर आ जाता। ठीक है, क्योंकि विधियों का निर्वचन करना ना आपका अधिकार क्षेत्र है न किसी का। विधियों का निर्वचन करना ये न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, और न्यायालय के बारे में माना जाता है कि वहां बुद्धिमानी पहुंचेगा। लेकिन मान्यताएं सदैव सच तो नहीं होती। ठीक है, चलो समझदार पहुंच भी गया, बुद्धिमान पहुंच भी गया, लेकिन वो बुद्धिमान उस श्रेणी का है जिसे धूर्त और चालू कहा जाता है। तो बैठ के अर्थ का अनर्थ करेगा। ठीक है, बात का जो अर्थ है ही नहीं, ठीक है, उसे निकाल कर समझाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि बेंथम की बात मान ली जाए। बेंथम कहते हैं कि कानून को ऐसे बनाइए कि न्यायाधीशों के पास निर्वचन के लिए कुछ बचा ही नहीं, और जब न्यायाधीशों के लिए निर्वचन के लिए कुछ बचे ही नहीं, इस भावना के साथ कानून का अधिनियमन किया जाएगा तो सारी बात कानून में ही लिखी जाएगी, ताकि आपकी बातें बनाने का जो क्षेत्र है वो थोड़ा कम हो जाए। और ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि विधायकगण तो उन परिस्थितियों से निकलकर आते हैं जिनमें देश की आम जनता रह रही है। उन्हें आप गालियां कितनी भी दो, देते ही हैं आप, लेकिन इसके बाद भी वे आपकी परेशानियों से अवगत हैं, और 5 साल बाद उन्हें फिर आना है आपके पास। इसलिए वे आपके हितों के खिलाफ बहुत निर्णय नहीं कर सकते, और ये तो किसी के प्रति जवाबदेह होने के लिए तैयारी नहीं है। ठीक है, जो न्यायालय है ये तो किसी के प्रति अकाउंटेबल होने को तैयारी नहीं है। ये तो उस संविधान के प्रति भी अकाउंटेबल होने को तैयार नहीं है, तो अपने आप को सबसे ऊपर माने बैठे हैं। जिस संविधान से स्वयं इनकी रचना हुई है, जिस संविधान से स्वयं सारी शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके प्रति भी अकाउंटेबल होने को तैयार नहीं। तो इसलिए ये वहां बैठकर, और ये जो वहां न्यायाधीश बनकर बैठेंगे वे आपके बीच से, यानी देश की सामान्य जनता के बीच से गए हों, ऐसा नहीं है। ये तो चांदी का चम्मच लेकर घर में पैदा हुए थे, क्योंकि 543 परिवार हैं जिनसे जज बन रहे हैं लगातार। कॉलेजियम सिस्टम है, हम तुम्हें चुन लेंगे, तुम हमें चुन लोगे, यही चल रहा है। तो ये जिस पृष्ठभूमि से आएंगे, और कमोवेश जो हमारे यहां सिस्टम है, यही सिस्टम पूरी दुनिया में लागू है। कमोवेश यही स्थिति है।
जब आपको जजों का अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 124 बता रहे थे, तब इस सब पर विस्तार से बात हुई थी कि हमारे यहां जो सिस्टम बनाया है वो अमेरिका और इंग्लैंड का मिश्रित सिस्टम है। ठीक है, हमारे यहां दोनों की विशेषताएं ली गई हैं जजों के अपॉइंटमेंट में। लेकिन कुल मिलाकर देश का, दुनिया का कोई हिस्सा हो जो जज अपॉइंट होगा वो सामान्य जनता में से होगा, ये रेयर है। ठीक है, प्रधानमंत्री बन जाता है चाय बेचने वाला, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ऐसा हो जाए तो अलग बात है। अब लोग कह देंगे उसे कानून का जानकार होना चाहिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो किसी चाय बेचने वाले का बेटा अब तक उस स्तर की कानून की जानकारी हासिल न कर सका हो, ऐसा कोई डेटा भी उपलब्ध नहीं। ठीक है, अगर अवसर हो तो डेफिनेटली बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कानून तो एक ही है, उसकी व्याख्या हम करेंगे तो भी वही व्याख्या होगी, तो आप करेंगे तो भी वही होगी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप वहां पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए बेंथम इस बात की सिफारिश करता है कि कानून में कोई कमी छोड़िए मत, क्योंकि ये क्या व्याख्या कर देंगे उन शब्दों की, हालांकि युक्ति संगति करते हैं, अधिकांश मामलों में हमेशा युक्ति संगत करते हैं ऐसा कतई नहीं, लेकिन अधिकांश मामलों में युक्ति संगति करते हैं। लेकिन फिर भी एक भी मामले में अगर गलत करते हैं तो उससे अन्याय तो होता ही है। आपने विभिन्न मुकदमों में विभिन्न विधिक सिद्धांतों को ओवर रूल भले ही किया, भले ही कर दिया, लेकिन जिस दिन आपने वो विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिस दिन ओवर रूल किया, उसके बीच में जो समय गुजरा उसमें तो अन्याय हुआ। तो इसलिए बेंथम इस बात की सिफारिश करता है कि कोई कानून विधायिका को इस प्रकार नहीं बनाना चाहिए कि उसमें न्यायाधीशों के निर्वाचन के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश ये बची रहे। और जो बेंथमाइट्स हैं, जो बेंथम के शिष्य थे, क्योंकि बेंथम इंग्लैंड में जिस समय था उसी समय हमारे देश में कानूनों का निर्माण हो रहा था, और उस समय इंग्लैंड के जो विधिशास्त्री हैं या इंग्लैंड का जो विधिक जगत है उसमें बेंथम और ऑस्टिन की तूती बोल रही थी। इसलिए हमारा जो कानून है वो बेंथमाइट्स या बेंथम के शिष्यों ने बनाया है, और इसलिए आप देखते हैं कि वहां बड़ी क्लियर बातें लिखी रहती हैं। और जो वर्तमान में बनना है तो वो फिर एक परंपरा विकसित हो जाती है और फिर उसी परंपरा पर लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी क्लियर कहा आदेश 34 नियम 14 उपनियम 1 में कि अगर किसी बंधकदार ने अपने बंधक धन की अदायगी है तो डिग्री भी प्राप्त कर ली है तो भी बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए उसे वाद संस्थित करना होगा, और इस वाद के संस्थित करने में किसी ढंग की कोई परेशानी न हो, इसके लिए क्लियरली अभिव्यक्त शब्दों में उसने लिख दिया कि ऐसा बंधकदार इस प्रकार का वाद आदेश 2 नियम 2 में किसी बात के होते हुए भी संस्थित कर सकेगा। आगे आदेश 34 नियम 14 उपनियम 2 में लिखता है वो कि उपनियम 1 की कोई भी बात उन राज्य क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का विस्तारण नहीं किया गया है। तो फिर बात ही खत्म है, वहां तो बंधक ही नहीं होगा।
ठीक है, जहां संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 इसका विस्तार नहीं होगा। हालांकि अब तो हम लोगों ने देखा है कि शुरुआत थी कि पार्ट सी स्टेट्स ने उसे लागू नहीं किया था, अब तो सब जगह लागू कर दिया। तो आज इस बात की कोई रिलीवेंसी नहीं बची, लेकिन फिर भी यहां यह लिखा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम अगर लागू ही नहीं हो रहा तो फिर बंधक ही नहीं हो सकता, क्योंकि बंधक तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में है। फिर उस क्षेत्र में संपत्ति अंतरण अधिनियम के जैसा जो कानून लागू हो रहा होगा, वो कानून जो कुछ कहता होगा उसके मुताबिक सारे संव्यवहार होंगे, और वो कानून हो सकता बंधक को मान्यता ही न देता हो, यह देता हो तो परिवर्तित स्वरूप में देता हो, तो जो भी स्थिति हो। इसलिए यहां पर लिख दिया गया कि अगर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं तो फिर बात ही खत्म है। आदेश 34 नियम 15 यह भी कुछ नहीं कह रहा। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसके संबंध में बात कर रहा है, क्योंकि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक बाई डिपॉजिटिंग टाइटल डीड्स, यानी वे दस्तावेज जिनके आधार पर आप किसी अचल संपत्ति के संबंध में किसी हित को प्राप्त करने का दावा करते हैं, वो आपका टाइटल डीड, स्वत्व का विलेख, टाइटल मीनिंग देयर बाय स्वत्व, और स्वत्व की जो अंग्रेजी है वो टाइटल है, और स्वत्व का जो मतलब होता है वो अधिकार और हित, जो आप संपत्ति में रखते हैं उसे टाइटल या स्वत्व कहा जाता है। और यह स्वत्व अनेकों प्रकार का होता है, कचहरी में कहने की जरूरत नहीं, वहां आपकी कोई नहीं मानेगा। हमने आपको उदाहरण दिया था कि दीवानी के बहुत अच्छे वकील वो भी कह रहे हैं नहीं, स्वत्व और स्वामित्व में तो कोई फर्क ही नहीं होता, जबकि स्वामित्व स्वत्व का एक प्रकार है। स्वत्व का अर्थ होता है अधिकार और हित, और ये अधिकार और हित कई प्रकार के हो सकते हैं। बंधकदार का जो हित है संपत्ति में, वह स्वामित्व के हित से पृथक प्रकार का है। स्वामित्व के हित आपको जिस संपत्ति में प्राप्त है, उस संपत्ति पर आप सबको अपवर्जित करके, यानी सबको रोक कर उस संपत्ति का उपभोग अपने लिए कर सकते हैं, और अनंत काल तक कर सकते हैं, जब तक आप उस संपत्ति को किसी और को अंतरित न कर दें। तो स्वामित्व का जो हित है वो अलग प्रकार का है। बंधक, इसमें आपको जो हित अंतरित हो रहा है वो बंधक धन की अदायगी के लिए है। उस संपत्ति का पूर्वबंध या विक्रय करा लेने का हित है, उपभोग का हित नहीं है। वो केवल भोग बंधक की दशा में प्राप्त हो रहा है, और उसकी भी सीमा है। वो सीमा कहां तक विस्तारित है? जब तक बंधक धन की अदायगी ना हो जाए, उसके बाद आप भोग बंधक में भी बंधक संपत्ति का उपभोग नहीं करेंगे। तो नो डाउट बंधकदार का स्वत्व है बंधक संपत्ति में, लेकिन वो स्वत्व स्वामित्व से भिन्न प्रकार का है। और यही स्थिति पट्टा विनिमय आदि की है। बंधक चूंकि प्रासंगिक है इसलिए उसकी चर्चा हमने कर ली। तो बंधक अलग प्रकार का स्वत्व देता है। तो स्वत्व आपको किसी संपत्ति में प्राप्त है, इसे साबित करने के लिए आप कह दें कि अमुक संपत्ति में हमें स्वत्व प्राप्त है, तो आपकी बात मान तो नहीं ली जाएगी। आपके स्वत्व प्राप्त होने का सबूत क्या है? ठीक है ना, आपको अमुक संपत्ति में स्वत्व प्राप्त है, इसका कोई साक्ष्य ये तो होना चाहिए।
आखिर स्वत्व को प्राप्त करने की कोई विधि ये तो रही होगी, किसी तरीका, कोई तरीका तो होगा जिससे तुमने स्वत्व प्राप्त किया होगा उस संपत्ति पर, जिस संपत्ति पर स्वत्व प्राप्त होने का आप दावा करते हैं। आप उस स्वत्व का जो पूर्वाधिकारी रहा होगा उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने उत्तराधिकार को साबित करिए। आप कहिए कि इस मकान में हमसे पूर्व हमारे पिताजी को स्वामित्व का स्वत्व प्राप्त था और उनकी निर्वसीयती मृत्यु हुई, उन्होंने किसी के पक्ष में वसीयत नहीं की, इसलिए विधि की क्रिया से वो स्वत्व अब मेरे पास है। तो आप कुछ बताएंगे आपके पास स्वत्व किस ढंग से आया? कोई तो ढंग होगा, कोई तो तरीका होगा। अब आप कहते हैं आपके पिताजी से आपको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, तो आपके पिताजी को कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने तो खरीदा होगा। और चलिए आप राजे महाराजों रजवाड़ों के खानदान के, आपकी संपत्ति न कभी बिकी न कुछ हुआ, तो पीढ़ियों से आपके पुरख उस संपत्ति का उपभोग करते हुए आए होंगे, लोगों ने देखा होगा, कुछ तो बताएंगे आप, ठीक है ना। या तो आप अपने स्वत्व का दस्तावेजी साक्ष्य और या मौखिक साक्ष्य कुछ तो देंगे। तो स्वत्व के दस्तावेजी साक्ष्य ये भी होते हैं। स्वत्व का दस्तावेजी साक्ष्य बैनामा है, बंधक है, बंधक विलेख है, पट्टा का जो पट्टा विलेख है वो क्या है? स्वत्व के दस्तावेजी साक्ष्य। भाई विक्रय विलेख क्या है? विक्रय विलेख आपको किसी अचल संपत्ति में स्वत्व के प्राप्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य है, क्योंकि विलेख यानी डीड अंग्रेजी में जिसको आप बोलेंगे वो एक दस्तावेज है। और उस डीड के माध्यम से आपने उस अचल संपत्ति में जिसको आपने क्रय किया है, परचेज किया है, परचेज मनी यानी क्रय धन देकर उस स्वत्व का साक्ष्य है स्वत्व विलेख। वो विक्रय विलेख जो है, वो सेल डीड जो है, वो आपके टाइटल यानी स्वत्व का दस्तावेजी यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और उसे आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, हम इसके मालिक हैं। तो विभिन्न दस्तावेज हो सकते हैं। चलिए आपके पास विरासत से पीढ़ियों से वो संपत्ति, तो भी उस संपत्ति के दस्तावेजी साक्ष्य हो सकते हैं। आपका मतदाता पहचान पत्र है, उस पर उस मकान का एड्रेस लिखा है, और वो मतदाता पहचान पत्र आज से 20 साल पुराना है। आपका आधार कार्ड है, उस पर उसी मकान का एड्रेस लिखा है, और आधार कार्ड जन्म लेते ही बना दिया गया था, ठीक है। तो दस्तावेजी साक्ष्य वो भी है, ठीक है। तो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। तो बंधक इसे हक विलेखों के यानी टाइटल डीड्स के निक्षेप यानी डिपॉजिट करने से भी सृजित किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ये छठा प्रकार है बंधक का, जो टीपीए में लिखा है कि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, वे हक विलेख, वे टाइटल डीड्स जिस प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, उस प्रॉपर्टी पर आप बंधक क्रिएट कर सकते हैं, केवल और केवल उन हक विलेखों को बंधकदार के पास निक्षिप्त यानी डिपॉजिट करके, हिंदी निक्षिप्त है और अंग्रेजी डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो डिपॉजिट करके आप वे हक विलेख जिस संपत्ति से संबंधित है उस पर बंधक क्रिएट कर सकते हैं, और जब ऐसा आप करते हैं तो उस बंधक का जो नाम होता है उसे हक विलेखों के
निक्षेप द्वारा बंधक कहा जाता है। आप काम एक ही करते हैं, लेकिन आपकी मनोदशा के मुताबिक आपके काम को अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है ना? आप लाए कोई चीज हमें दे दी हमेशा के लिए, तो आपने वो चीज हमें भेंट की है। ठीक है? ये भेंट दो प्रकार की हो सकती है, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण यूं ही दे दी बस। ठीक है? और दान की सूरत में भी हो सकती है। दान की सूरत में तो आपकी इच्छा क्या है? परलोक में। ठीक है? आपको उसका प्रतिफल ये प्राप्त हो। ठीक है? तो आपकी मनोदशा के मुताबिक एक काम विभिन्न नामों से जाना जाता है। आपने चीज दी किंतु उसे वापस लेने की इच्छा है, तो आपने चीज का निक्षेप किया है, जमा की है, डिपॉजिट किया है, दिया इसमें भी है। लेकिन मानसिक दशा के अकॉर्डिंग आप जो करते हैं उसका नाम बदलता जाता है। ठीक है? तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक में आप टाइटल डीड्स बंधकदार को इस आशय से दे रहे हैं कि ये टाइटल डीड्स जिस अचल संपत्ति से संबंधित है उस पर बंधक सृजित हो जाए। यानी आप उनके अगेंस्ट पैसा ले रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बंधक उधार के तौर पर दिए गए धन या ऐसा धन जो उधार दिया जाने वाला है उसकी सुरक्षा, उसकी प्रतिसंधा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, या कोई ऐसा वचनबंध जिसके अपालन से धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो सकता है, उस वचनबंध के पालन को प्रतिभूत करने के, सिक्योर करने के, गारंटीड करने के प्रयोजन से किया जाता है। ये आपको मालूम है। तो कहता है अब हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसमें क्या हुआ? केवल टाइटल डीड्स हैं बंधकदार के पास, संपत्ति तो नहीं है। वो संपत्ति जिनसे टाइटल डीड्स संबंधित है वो तो बंधककर्ता के पास है। तो अगर आप विक्रय कराना चाहो, ठीक है, तो किसका कराओगे, कैसे कराओगे? पूर्वबंध कराना चाहो, पूर्वबंध तो मिलेगा ही नहीं, तो सचल विक्रय द्वारा बंधक या विलक्षण बंधक उसी में मिलता है। तो इसलिए हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक में एक विशेष तौर पर उसका उल्लेख करते हुए आदेश 34 नियम 15 में कह दिया गया कि अगर हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक है तो भी पूर्व के नियम यथासंभव लागू होंगे उस बंधक के प्रवर्तन हेतु। तो कहता है इस आदेश के वे सभी उपबंध जो साधारण बंधक को लागू है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अर्थ में हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को और धारा 100 के अर्थों में भार को जहां तक लागू हो सके लागू होंगे। यानी दोनों बातें उसने कह दी कि हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक जो किए जाते हैं उन्हें सादा बंधक, इस तरह मानो सादा बंधक किया गया है बंधक मोचन के प्रयोजनों से। ठीक है? बंधक धन को वापस पाने के प्रयोजन से हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को ऐसे मान लेंगे मानो वो सादा बंधक। और सादा बंधक में आपको मालूम है विक्रय की डिग्री प्राप्त होती है। इसका मतलब यहां जो विक्रय के संबंध में, विक्रय की डिग्री प्राप्त करने के संबंध में उपबंध है वो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को लागू हो जाएंगे। और भार, उसकी संक्षिप्त चर्चा हमने की थी कि भार क्या है? ऐसी धनराशि जो विधि की क्रिया से, ठीक है, विधि की क्रिया से किसी प्रॉपर्टी को उस धनराशि की वसूली के लिए प्रतिभूत यानी गारंटी इसके तौर पर पहचान दे देती है उसे, ठीक है, उस सारे संव्यवहार को भार कहते हैं। हमने उदाहरण दिया था, बिजली का बिल इस मकान पर बकाया हो गया, 1 लाख रुपए बिजली का बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अपने उपबंधों के प्रभाव से इस 1 लाख की धनराशि को
इस मकान पर भार बना देगा, अर्थात ये मकान 1 लाख की वसूली के लिए प्रतिभूति बन जाएगा। और ऐसा कैसे होगा? हम कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, कानून की क्रिया से, विधि की क्रिया से ऐसा हो जाएगा कि 1 लाख रुपए की वसूली के लिए मकान सिक्योरिटी बन जाएगा, प्रतिभूति बन जाएगा, और इस मकान का विक्रय करके 1 लाख रुपए वसूले जा सकते हैं। ठीक है, ये टीपीएम नहीं लिखा, लेकिन आदेश 34 नियम 15 उपनियम 1 के प्रभाव से, क्योंकि उसके लिए क्या समझ लिया जाएगा कि धारा 100 में जो भार टीपीएम में बताया गया है वो सादा बंधक की तरह प्रवर्तित करा दिया जाएगा, और सादा बंधक में विक्रय की डिग्री मिलती है तो विक्रय करके वसूला जा सकेगा। उपनियम 2 क्या कह रहा है? जहां डिग्री में धन संदाय करने का आदेश दिया जाता है और उसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उस डिग्री को स्थावर संपत्ति पर भारित किया जाता है, और वहां वह रकम उस डिग्री के निष्पादन में उस संपत्ति के विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी। कहता है जहां डिग्री में धन संदाय का आदेश दिया जाता है, डिग्री में धन संदाय का आदेश बहुत बार दिया जाएगा। भरण पोषण, इसका मुकदमा अप्लाई है, मुकदमा चलते हुए है, 20 बरस बीत गए, 20 बरस बाद बताया गया कि हाँ भाई भरण पोषण तो इन्हें मिलना चाहिए, तो 20 बरस का एरियर ये हो गया, क्योंकि भरण पोषण तो उसी दिनांक से मिलना चाहिए ना जिस दिनांक को मांग हो गई थी। तो डिग्री धन के संदाय का आदेश देगी, वो धन का संदाय भरण पोषण की मद में है, ये अलग बात है, लेकिन डिग्री धन के संदाय का आदेश तो दे रही। धन का संदाय किस मद में किया जाना है इसका तो मतलब ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, केवल सीधी बात उसने की कि जहां डिग्री धन के संदाय का आदेश देती है और उसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उस संपत्ति को स्थावर संपत्ति पर भारित किया जाता है। ठीक है, डिग्री यह भी कहती है कि भरण पोषण की रकम, ठीक है, इतनी इन्हें देनी है, और ये रकम अगर ये न दे तो इनकी इस संपत्ति पर चार्ज घोषित की जाती है, भार घोषित की जाती है। तो विधि की क्रिया से, यानी न्यायालय के जजमेंट से, ठीक है ना, वो संपत्ति जो डिग्री के अधीन संदेह है, ठीक है, डिग्री के अधीन जो धनराशि संदेह, वो किस मद में संदेह इससे मतलब नहीं, लेकिन डिग्री के अधीन धनराशि संदेह है, ये स्थिति तो आई गई, और वो धनराशि जो डिग्री के अधीन संदेह थी उसके संदाय में आपने व्यतिक्रम, उसके पेमेंट में आपने व्यतिक्रम यानी डिफॉल्ट ये तो कर ही दिया, आपने नहीं दिया, तो अगली व्यवस्था की गई थी उसमें, आप आगे देंगे नहीं देंगे ये न्यायालय को तो नहीं मालूम था, इसलिए वो तो पहले ही व्यवस्था करके चलते हैं कि डिग्री के अधीन इतना रुपया, इतनी धनराशि ये दे, और अगर ये नहीं देते हैं तो डिग्री के अधीन जो धनराशि संदेह है वो इनकी अमुक संपत्ति पर भार होगी। तो अगर ऐसा किया गया है तो आदेश 34 नियम 15 उपनियम 2 इसकी प्रयोज्यता आ जाएगी। तो कहता भारित किया जाता है वहां वह रकम उस डिग्री के निष्पादन में उस संपत्ति के विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी, तो उसके लिए भी उस संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा। यह आदेश 34 नियम 15 पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब आदेश 35 अंतराभिवाचीवाद, आदेश 35 और धारा 88 दोनों पढ़े जाते हैं इसके साथ। धारा 88 और आदेश 35 दोनों मिलकर अंतराभिवाचीवाद, इसे संस्थित करने का अधिकार व्यक्ति को दे रहे हैं। अंतराभिवाचीवाद, इंटरप्लीडर सूट, अंग्रेजी में इसे इंटरप्लीडर सूट कहना है। इसकी स्पेशलिटी ये है क्योंकि स्पेशल सूट की कैटेगरी में है, तो डेफिनेटली वी विल फाइंड some speciality in it. Otherwise,
It can't be categorized in the category of special suit. There should be some speciality. तो फर्दर जो डिस्कशन है उसमें वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलिटी प्रेजेंट इन इट. जो सामान्यवाद है वो दायर करने का अधिकार ये आपको तभी मिलता है जब वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अपने किसी अधिकार के विद्यमान होने का और उस अधिकार को प्रतिवादी द्वारा मान्यता न दिए जाने का कथन करता है और प्रतिवादी द्वारा उसे मान्यता देने से जो इनकार किया गया है इससे वादी को जो नुकसान हुआ उसके संबंध में अनुतोष की मांग करता है. यानी अगर एक लाइन में बोले तो जो जनरल सूट है उसमें प्लेंटिफ यानी वादी की हैसियत में जो आदमी होता है वो प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष की मांग आवश्यक तौर पर करता है. कोई वादी ऐसा नहीं हो सकता जो प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष की मांग न करे. औपचारिक वादी जैसी कोई चीज नहीं होती. औपचारिक प्रतिवादी ये तो होता है, ठीक है. हम लोगों ने बात की थी कि कई बार जो वादी है वो वादी होने को तैयार नहीं, ठीक है. यानी किसी वाद कारण के संबंध में आप मुकदमा तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब किन्हीं अन्य वादी व्यक्तियों को आप अपने साथ लें और वो लोग आपके साथ मुकदमा दायर करने को तैयार नहीं, यानी सहवादी होने को तैयार नहीं. तो आप क्या करते हैं कि वो चूंकि आवश्यक पक्षकार हैं और वादी बनने को तैयार नहीं और मुकदमे में दो ही पक्षकार होते हैं, वादी या प्रतिवादी, तो आप उन्हें प्रतिवादी बना दीजिए, ठीक है. ये आप कर सकते हैं. दूसरी ओर यह भी होता है कि आप किसी प्रतिवादी के विरुद्ध किसी अनुतोष की मांग नहीं कर रहे. आपका कहना है हमें इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें पार्टी इसलिए बना दिया गया क्योंकि ये उपस्थित रहेंगे तो ये सही बात तो बताएंगे. आपका कहना यह है कि अमुक कंपटीशन में ABCD ये सही सफल हुए हैं, इन्हें होना ही चाहिए था, लेकिन ई का संरक्षण गलत है. तो ABCD उचित पक्षकार है, यद्यपि उनके विरुद्ध अनुतोष नहीं मांग रहे आप ई के खिलाफ अनुतोष मांग रहे हैं. लेकिन ABCD सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चला, वो ठीक चला या नहीं चला, इसके संबंध में तो कुछ कहेंगे. इसलिए वो उचित पक्षकार हैं, आवश्यक नहीं, यद्यपि उनके विरुद्ध अनुतोष क्लेम नहीं हो रहा. तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके विरुद्ध अनुतोष क्लेम न हो लेकिन वे प्रतिवादी हैं, वादी नहीं हो सकते. यह ऐसा वादी हो ही नहीं सकता जो सूट में अनुतोष न मांग रहा हो, ठीक है. वादी सदा वो व्यक्ति होगा जो किसी मुकदमे में अनुतोष की मांग करेगा. अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि वादी की हैसियत में न्यायालय के समक्ष आएगा तो वो वाद में अपने किसी हित के होने का दावा करेगा और यह दावा भी करेगा कि उसका वो हित प्रतिवादी द्वारा वायलेट किया गया है, उसका उल्लंघन हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है.
ये वादी का दावा होगा इन जनरल सूट। अकेला इंटरप्लीडर सूट ऐसा है जिसमें वादी वाद की विषय वस्तु में किसी हित का दावा नहीं करता, किसी भी हित का, किसी भी प्रकार के हित का दावा वादी करता ही नहीं। वाद की विषय वस्तु में यही उसकी स्पेशलिटी है। ये इसे सामान्य वादों से अलग कर देती है। ऐसे हम लोग आदेश 36 देखेंगे, फ्रेंडली सूट, वो भी अलग हो जाएगा सामान्य वादों से और लगभग इसी प्रकार से अलग होगा, लगभग। लेकिन इंटरप्लीडर सूट इस मायने में एक नॉर्मल सूट से डिफरेंट है कि इंटरप्लीडर सूट का जो प्लेंटिफ है, वादी है, वो वाद की विषय वस्तु में किसी हित का कोई दावा नहीं करता, और अगर उसने किसी हित का दावा कर दिया तो इंटरप्लीडर सूट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप रेगुलर सूट ही लाएं, इंटरप्लीडर दायर नहीं हो सकता। और आपको मालूम है रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट की डिग्री है, इसलिए रिजेक्शन ऑफ द इंटरप्लीडर सूट ये भी डिग्री मानी जाएगी और उसकी भी अपीलें होंगी। इसके अलावा हम लोग अभी आदेश 35 देखेंगे। आदेश 35 में नियम 3, 4 और 5, उसके अंतर्गत जो आदेश दिए जाएंगे वे भी अपीलेबल ऑर्डर माने जाएंगे। और आपको मालूम है जिन आदेशों की अपील, ठीक है, स्वयं सीपीसी अनुज्ञात कर रही है, ठीक है, केवल उन आदेशों की अपील होगी, अन्य सब आदेशों की अपील नहीं होती। यही डिग्री और आदेश के अंतर का एक प्रमुख आधार भी है कि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है लेकिन प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं। जैसे ए 50,000 रुपए का देनदार, ये ऐसा मानता है कि 50,000 रुपए में देना, लेकिन बी और सी दोनों कहते हैं कि 50,000 रुपए हमें मिलने चाहिए। ए इंटरप्लीडर सूट दायर करने का हकदार है, ठीक है, वो ये निश्चित करा सकता है कि बी और सी इनमें से कौन हमसे 50,000 पाने का हकदार है। वो किसी अनुतोष का दावा नहीं कर रहा, किसी अनुतोष का। हाँ, एक चीज का दावा करेगा, वो व्यय और प्रभार, ठीक है ना, व्यय और प्रभार। कोई भी संपत्ति सुरक्षित रखने में कुछ व्यय ये तो हो ही जाते हैं, और कुछ चार्जेस, कुछ भार, कुछ प्रभार, ये भी उस संबंध में हो सकते हैं। तो जो चार्जेस, व्यय और प्रभार हैं, उन्हें छोड़कर, तो व्यय और प्रभार वो तो उसका अधिकार हुआ भाई, वो तो खर्च कर रहा है, तो मिलना चाहिए। तुम्हारी संपत्ति अगर मेरी कस्टडी में रहेगी और हम उसकी सुरक्षा करेंगे तो उसकी सुरक्षा में उचित रूप से उपगत व्यय ये तो हमें मिलने चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं। तो जो वादी है ये यदि 50,000 रुपयों में किसी हित का दावा नहीं करता सिवाय व्यय और प्रभार के, तो ए, बी और सी के विरुद्ध इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट करने का अधिकारी है वादी की हैसियत में। और अगर वो ऐसा करता है तो सामान्यवादी से वो डिफरेंट है, क्योंकि सामान्यवादी तो वाद की विषय वस्तु यानी 50,000 रुपए में किन्हीं हित का दावा करेगा ही करेगा। और मान लो आगे यह साबित होता है कि ए और बी इनके बीच दुरभिसंधि है, कल्यूजन है। अंग्रेजी में कल्यूजन कहते हैं, हिंदी में दुरभिसंधि। दुरभिसंधि मीनिंग देयर बाय संधि जो उचित है उसे संधि कहेंगे, और संधि जो अनुचित है उसे दुरभिसंधि कहेंगे। बी और ए के बीच
ये दुर्विसंधि है कि यदि वो 50,000 रुपए की धनराशि बी को मिल गई, ठीक है, न्यायालय ने 50,000 की धनराशि का हकदार बी को घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायालय तो सिर्फ हकदार घोषित करेगा, देगा तो ये ए ही। तो ए को 40,000 रुपए ही देने होंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार की बात साबित कर दी सी ने, तो अब इंटरप्रीटर सूट रिजेक्ट हो जाएगा, अब नहीं दायर हो सकता। कारण यह है कि ए को हित आ गया वाद की विषय वस्तु, और जब ए को हित आ गया, नो, अब नहीं हो सकता। दिल्ली जुडिशियरी में ये पूछा था, ठीक है। यही ध्यान देने योग्य होता है कि शर्त क्या है कानून की, किसी भी काम के होने की जो शर्त है कानून में, वो क्या है। इंटरप्रीटर सूट दायर करने की शर्त ही है कि यू शुड नॉट क्लेम, आप कोई हित का दावा न करें सिवाय व्यय और प्रभार के। अगर व्यय और प्रभार के अलावा आपने कोई दावा कर दिया तो यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट द इंटरप्रीटर सूट, ठीक है। रेलवे है, उससे आपने माल मंगाया, एक भागीदारी फर्म ने, ठीक है, एक भागीदारी फर्म ने रेलवे से माल मंगाया। उस समय एक भागीदार उस फर्म में भागीदार था। जिस समय माल आ गया, एक छोड़िए 5 भागीदार उस समय फर्म में भागीदार थे। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो जल्दी समस्या समझ में आएगी। एक भागीदारी फर्म है, उसको 20 भागीदार, उसने रेलवे से माल मंगाया, माल आ गया। जिस समय माल को ऑर्डर दिया गया 20 भागीदार थे। जब माल आया और क्लेम हुआ, ठीक है, माल को प्राप्त करने हेतु, तो वो 5 भागीदार जो इस 20 भागीदारों के फर्म को चला रहे थे, ठीक है ना, आपको मालूम है भागीदारी का कारोबार सब कर सकते हैं, सारे भागीदार मिलके, और कुछ भागीदार सारे भागीदारों के लिए कर सकते हैं। तो 5 भागीदार सबके लिए चलाते थे, और वही 5 भागीदार कदाचार के दोषी बताकर फर्म से निष्कासित कर दिए गए। वही 5, ठीक है, जो अब तक चला रहे थे। और जब चला रहे थे तो रेलवे से डील किसने किया होगा? उन्हीं 5 ने किया होगा। वही 5 निकाल दिए कदाचार के आरोप पर, और उन 5 का कहना है कि बिल्कुल गलत प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है। क्योंकि आप निकाल दें किसी को तो निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो ठीक ही होगी, कोई प्रज्यूम तो नहीं किया जाएगा। ये बहुमत हमेशा ठीक बोलता है, ये सिर्फ मूर्ख कहते हैं। कौन से? जो फेसबुक पर लिखा करते हैं। हमने आपको चर्चा की भी थी, एक बार हमने कुछ लिखा था तो एक छुट भैये नेता उस पर टिप्पणी कर रहे थे कि आने वाले समय में इस देश की महान जनता, ठीक है, निर्णय करेगी कि ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक है या नहीं। तो मैं कहा इस देश की महान जनता कुछ भी नहीं निर्णय करेगी। सत्य निर्णय का मोहताज नहीं है, सत्य निर्णय का मोहताज नहीं है। सत्य निरपेक्ष है, उसे किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। इस देश की महान जनता कुछ भी कहे, सत्य अपनी जगह है और वो बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी की खराबी यही है कि भीड़ तंत्र में परिवर्तित होता है और 20 गधे मिलकर जो बात कहना शुरू कर देते हैं वही बात प्रभावी हो जाती है, ठीक है। लोग उसे मानना शुरू कर देते। हमने आपके सामने भी कई बार उदाहरण दिया और वहां भी यही दिया कि अगर महान जनता के हिसाब से चला जाता है कि महान जनता ही हर विषय पर ठीक निर्णय लेती है, तो आज भी दुनिया में सिद्धांत यह होता कि
सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, वो सॉरी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा। आज भी सिद्धांत यही होता है, और दुनिया गोल नहीं चौकोर होती। ठीक है, तो जनता क्या कहती है इसका सत्य से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि जनता भी सत्य कह सकती है, ये अलग बात है, लेकिन जनता सत्य ही कहेगी ये एकदम गलत बात है। ठीक है, तो आपने निष्कासित कर दिया 15 लोगों ने मिलकर 5 लोगों को, तो 5 लोग गलत ही नहीं हो गए। वो 5 कहते हैं कि बिल्कुल गलत निष्कासन किया है, भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक हमारा निष्कासन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे कदाचार कहा जा सके, और हम चैलेंज करेंगे इसको। आज भी हम फर्म की ओर से अधिकारी हैं, ठीक है, इस माल को प्राप्त करने के रेलवे से। अब रेलवे के सामने समस्या, ठीक है, 15 को दे दे, क्योंकि इनका दावा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 15 को दे दिया, उनका दावा सही हुआ, तो हम अननेसेसरी, ठीक है, इनके प्रति जवाब दें और इनको क्षतिपूर्ति दें, इन 5 को। ठीक है, क्योंकि इनकी बात सही पाली गई, बाद में 15 की गलत पाई गई, और हम 15 को दे बैठे और इन्हें दे दें, और इनका कहीं निष्कासन सही पाया गया, तो 15 उनके प्रति हम जवाब दें। तो एज ए रेलवे हम इस माल में जो ट्रांसपोर्टेशन होकर, जो ट्रांसपोर्ट करके मेरे द्वारा लाया गया है, इसमें किसी हित का दावा हम नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ये माल, अपना ले जाओ, हमारा तो भाड़ा दे दो। ठीक है ना भाई, हम तो जय और प्रभार सिर्फ वही मांग रहे हैं, हमें माल से कोई लेना देना नहीं। तो रेलवे यहां इंटरप्रीटर सूट इंस्टीट्यूट करने की अधिकारी है, क्योंकि वो कोई हित का दावा उस वाद की विषय वस्तु में नहीं कर रहे हैं। उदाहरणों की बहुलता से, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इलस्ट्रेशन से कोई लाभ नहीं होना। मोटी बात, यू कैन इंस्टीट्यूट द इंटरप्रीटर सूट in that case when you have no claim in the subject matter of the suit except the charges and expenses। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, then you can institute the interpreter suit। अधिकार कहां मिल रहा आपको? धारा 88। जरा पीछे पलटेंगे, धारा 88 देखेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग आदेश पर बात करेंगे। तो सबसे पहले धारा 88 देखना है। कहता अंतराभिवाची वाद कहां संस्थित किया जा सकेगा? एट वेयर यू कैन इंस्टीट्यूट द इंटरप्रीटर सूट। इसका मतलब शब्द प्रयोग अपने में यह बता रहा है कि यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट द इंटरप्रीटर सूट इन नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल स्थितियां हैं उनमें आप इंटरप्रीटर सूट संस्थित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहां संस्थित किया जाएगा ये उसने कहा। इसका मतलब जो सामान्य स्थिति है उसमें इंटरप्रीटर सूट संस्थित नहीं होगा। कहता है जहां 2 या अधिक व्यक्ति उसी ऋण, धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के बारे में, यानी चाहे ऋण हो चाहे धनराशि हो। देखिए, धनराशि और ऋण दोनों अलग अलग बातें कर दी उसने। हमने आपसे कहा कि आपकी जो सामान्य मनोदशा होती है उसमें आप ऋण और धनराशि में कोई फर्क नहीं करते हैं, जबकि ऋण बिल्कुल अलग बात है। ऋण बहुत विस्तृत बात है जिसमें धनराशि का आदान प्रदान, धनराशि का लेन देन शामिल है, लेकिन धनराशि के अलावा भी ऋण हो सकता है। ठीक है, भागीदारी में जो माल मंगवाया गया वो धनराशि नहीं है, धनराशि नहीं है, लेकिन रेलवे पर वो ऋण का निर्माण कर रहा है। ठीक है ना, उसे जंगम संपत्ति भी कह सकते हैं, जंगम संपत्ति भी कह सकते हैं। तो कहता है ऋण, धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति।
यानी मकान के संबंध में भी किराएदार रह रहा है, 50 किराएदार रह रहे हैं, ठीक है, और 5 भाई क्लेम कर रहे हैं कि सब लोग किराया हमें दो, ठीक है। एक वसीयत लिए घूम रहा, एक कह रहा 5 अधिकारी हैं, दूसरा कह रहा वसीयत तो हुई, ये तो बात सही है, लेकिन इन्हें अकेले थोड़ी दी गई, आधा हमें की आधा हमें की, वो भी एक वसीयत लिए घूम रहा जिसमें उनकी आधी है इनकी आधी है, तीसरा एक और वसीयत लिए घूम रहा, ठीक है। तो क्या हो, किसे माने, किसे दे किराया, ठीक है। हालांकि ये उदाहरण बहुत फिट नहीं है, ये बहुत फिट नहीं है, इसलिए बहुत फिट नहीं है कि यदि उनमें से जो अपने को मकान मालिक कह रहे हैं उनमें से किसी ने किराएदार को रखा होगा तो विबंध के सिद्धांत के मुताबिक उसके लिए वही मकान मालिक है, बाकी सबके लिए बात अलग है। लेकिन सबको मानिए पिताजी ने रखा है, ठीक है, तो 5 भाई झगड़ रहे, तो अब तो किराएदारों को यह हक है कि वो इंटरप्रिटर सूट फाइल करें और 5 में से कौन मालिक है ये तय करा दे, ठीक है। कहता है जहां 2 या अधिक व्यक्ति धनराशि, अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं, जहां 2 या अधिक व्यक्ति किसी धनराशि, ऋण, जंगम या स्थावर संपत्ति के संबंध में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत्त करने के लिए तैयार है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति, ये लोग नहीं जो एक दूसरे के प्रतिकूल दावा कर रहे हैं, ये नहीं, वो अन्य व्यक्ति जिससे ये लोग दावा कर रहे हैं, ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अंतराभिवाचीवाद उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदाय या परिदान किया जाएगा विनिश्चय अभिप्राप्त करने के लिए अपने लिए लिखित परित्राण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित कर सकेगा। परंतु जहां ऐसा कोई वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हैं, वह ऐसा कोई अंतराभिवाचीवाद संस्थित नहीं होगा। यानी 5 भाइयों ने मिलकर पहले ही वसीयत की विधि मान्यता आदि चैलेंज कर रखी है, तब तो वहां तय हो जाएगा, जब वहां तय हो जाए तो उन्हें किराया दे देना, बात खत्म हो गई। लेकिन उन लोगों ने कोई छूट भी नहीं जाहिर कर रखा, परस्पर लड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिकूल दावा भी कर रहे हैं कि हम मालिक, ठीक है। और ये दावे ऐसे अन्य व्यक्ति से कर रहे हैं, यानी किराएदारों से कर रहे हैं, जो उसमें यानी मकान में व्यय और प्रभारों के अतिरिक्त अन्य कोई हित नहीं दावा कर रहे हैं। किराएदार कहते हैं हम किराएदारी हैं भैया, हमें कुछ नहीं, हमें तो जो बताओ उसे किराया दे, ठीक है। तो स्थिति यह रहेगी कि ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ये अन्य व्यक्ति यानी किराएदार अपने लिए उचित परित्राण प्राप्त करने के उद्देश्य से, यानी हम तो भैया ऋण हो, किराया दें, बात खत्म हो, अपने लिए उचित परित्राण प्राप्त करने के उद्देश्य से अंतराभिवाचीवाद संस्थित कर सकते हैं। इसे संस्थित करने की प्रक्रिया क्या होगी, कल उस पर बात करेंगे, देखें।